हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने शुरू किया था एमेलगमेशन ऑफ कंपनीज का टॉपिक फॉर सीए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 5 एडवांस्ड अकाउंटिंग। हाँ जी बच्चों, तो ये जो टॉपिक था इसके हमने कुछ बेसिक्स समझे थे। एमेलगमेशन का बेसिक मीनिंग समझा था। एमेलगमेशन को हमने डिफरेंशिएट किया था विद अब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। कुछ मैंने आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिए थे किसके, अमेलगमेशन के। साथ में आपको मैंने उनकी स्टोरीज भी पढ़ाई थी, समझाई थी कि क्यों अमेलगमेशन किया गया था उनके बीच में, उन कंपनीज के बीच में। तो आपको याद होगा मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल लिया था, टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स ने टेक ओवर करा था जैगुआर को एंड लैंड रोवर को। मैंने वोडाफोन और आइडिया का आपको मर्जर यानी कि अमेलगमेशन का पैटर्न समझाया था। उन्होंने अमेलगमेशन क्यों किया था, बिकॉज ऑफ रिलायंस जियो, बहुत डिसरप्शन हो गया था उनके बिजनेस का। उसके बाद मैंने आपको बैंक्स के मर्जर का भी एग्जाम्पल दिया था। पंजाब नेशनल बैंक ने मर्ज करा ओबीसी के साथ में और यूबीआई के साथ में, उसके पीछे रीजंस क्या थे हमने वो भी समझे थे। तो इन शॉर्ट हमने बेसिकली 3 डिफरेंट टर्म्स को समझा था पिछली क्लास के अंदर, एंड दोज 3 टर्म्स वर एमेलगमेशन, अब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो आइए एक बार फिर से एक क्विक रिकैप किया जाए पिछले सेशन का, और फिर हम आगे बढ़ेंगे आज के कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ में। निकाल लीजिए अपनी कॉपीज जहां पे आपने नोट्स बनाए थे। देखिए, अमेलगमेशन का मीनिंग क्या था। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मर्जर ऑफ 2 और मोर कंपनीज। तो अमेलगमेशन में बेसिकली हम 2 एक्टिविटीज का कवरेज लेते हुए चल रहे हैं। पहली एक्टिविटी वो जहां पे 2 या 2 से ज्यादा कंपनीज मिलकर एक नई कंपनी फॉर्म करते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, अमेलगमेशन। या फिर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर कर लेती है, यानी कि बिजनेस खरीद लेती है, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, अमेलगमेशन। तो वैसे आपको मैंने एक बात समझाई थी कि अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए चाहे से मर्ज होकर एक नई कंपनी बनाना या फिर खरीद कर सामने वाले कंपनी को टेक ओवर कर लेना यानी कि परचेस कर लेना, ये भी अमेलगमेशन माना जाएगा। बट टेक्निकली इनमें डिफरेंसेस हैं, और मैंने आपको समझाया था डिफरेंसेस क्या हैं। कि हमने अमेलगमेशन के अंदर 2 कंपनीज को मिलाकर एक नई कंपनी बनाई, तो वहां पे जो पुरानी 2 कंपनीज हैं उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है और अब एक नई कंपनी दुनिया के सामने दिख रही है। ठीक है। बट अब्जॉर्प्शन के केस में क्या होता है, एक कंपनी, एक एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी को टेक ओवर करती है। तो जो कंपनी टेक ओवर हो जाती है या जो कंपनी बिक रही है उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, बट जो कंपनी खरीद रही है उसका एग्जिस्टेंस अभी भी सस्टेन करेगा। राइट। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था अब्जॉर्प्शन और अमेलगमेशन के बीच में। बट फिर से मैं वही बात दोहराने वाला हूं कि जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो हमें कुछ मतलब नहीं है कि अमेलगमेशन क्या है, अब्जॉर्प्शन क्या है, सभी का अकाउंटिंग सेम तरह से किया जाएगा। राइट। तो बच्चों, अमेलगमेशन में जो कंपनीज इन्वॉल्व हैं उनके हमने यहाँ टेक्निकल नेम समझे थे। एक था ट्रांसफरर कंपनी, एक था ट्रांसफरी कंपनी। द वन हु इज बाइंग द बिजनेस, द वन दैट इज फॉर्मिंग अ न्यू कंपनी इज नोन एज व्हाट, ट्रांसफरी कंपनी। जो नई कंपनी है वो ट्रांसफरी कंपनी है। जो पुरानी कंपनी है जो बिक रही है उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसफरर कंपनी। ठीक है। और इसी बात को मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाया था यहाँ पे। जैसे कंपनी ए एंड कंपनी बी अगर मिलकर कंपनी सी बना देते हैं तो सी कंपनी जो है दैट इज द ट्रांसफरी कंपनी, बट जो ए एंड बी है वो ट्रांसफरर कंपनीज हैं। यानी कि ए एंड बी कंपनीज बंद हो जाएंगी और सी कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेगी। अब्जॉर्प्शन के केस में अगर कंपनी ए को टेक ओवर कर लिया कंपनी बी ने, तो कंपनी बी है ट्रांसफरी कंपनी और जो कंपनी ए है वो है ट्रांसफरर कंपनी। यानी कंपनी बी का एग्जिस्टेंस रहेगा, कंपनी ए का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। उसके अलावा बच्चों एक और टर्म आया एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो उसमें क्या होगा, एक नई कंपनी बनाई जाएगी इस रीजन से कि वो पुरानी कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर कर ले। ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, हमने कंपनी का नेम चेंज कर दिया, कुछ स्ट्रक्चर अपन ने बदल दिया और दुनिया के सामने एक नई कंपनी आ गई। ऐसा जनरली क्यों किया जाता है, अगर हमें लगता है कि हमारी पुरानी कंपनी में कुछ लॉसेस हैं, हमें लॉसेस को वाइप ऑफ करना है, खत्म करना है। ठीक है। दुनिया के सामने एक अच्छी इमेज लेकर आनी है, पहले से कुछ और बेहतर चीजें लेकर आनी है, तो हमने अपनी कंपनी का नेम चेंज कर दिया। ठीक है। इसी को हमने क्या नाम दे दिया, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ऑल्दो हमारे सिलेबस में एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो कवर्ड नहीं है, इट इज ओनली अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट।
बट थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें डिफरेंसेस समझना जरूरी था, इसलिए आपको मैंने ये सब बातें समझाई थी। ठीक है, फिर कुछ बड़े इंटरेस्टिंग से आपको मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे। बड़े मियाँ ने छोटे मियाँ को खा लिया। ठीक है, सो छोटे मियाँ का जो आइडेंटिटी है वो खत्म हो गया, अब ओनली बड़े मियाँ हमारे सामने रह गए। तो ये जो बड़े मियाँ हैं वो क्या है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अब्जॉर्प्शन। देन एक बड़ी मछली ने छोटी मछली को चबाकर खा लिया, तो ये जो बड़ी मछली है यही अब आइडेंटिटी इसकी रहेगी, छोटी मछली के जो अस्तित्व है वो खत्म हो चुका है। तो ये भी क्या है, ये भी एक अब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल है। वहीं पे कंपनी ए ने कंपनी बी को ब्लेंड कर लिया अपने अंदर, तो कंपनी ए का एग्जिस्टेंस आज भी है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अब्जॉर्प्शन। तो आप देखिए ये जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है किसका एग्जांपल है, अब्जॉर्प्शन का। वहीं पे अमेलगमेशन के केस में क्या होता है, दो कंपनीज मिलकर एक नई कंपनी बनाती है। ठीक है, जहां से सिनर्जी क्रिएट होती है। ठीक है, आपको मैंने ये वाली बात समझाई थी कि जहां पे 1+1 का बेनिफिट 2 के बराबर नहीं है, 1+1 का बेनिफिट 11 के बराबर है। व्हेन वी डू अ प्योर मर्जर दैट इज नोन एज व्हाट, एमैल्गमेशन। ठीक है, उसके अलावा देखिए ये हमारे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको मैंने बताए थे बैंक्स के मर्जर के। ठीक है, इनकी स्टोरीज भी मैंने आपको पढ़वाई थी, समझाई थी। वोडाफोन इंडिया का एग्जाम्पल था, उसके अलावा ये टाटा मोटर्स का एग्जाम्पल था। तो इतना पार्ट हम लोग बच्चों अभी तक कवर कर चुके हैं। ठीक है, आइए आज की क्लास के अंदर भी हमें अभी कुछ और थ्योरी समझना बाकी है चैप्टर को प्रैक्टिकली प्रोसीड करने से पहले। और मेरे सामने एक बड़ा इंटरेस्टिंग टेबल आ रहा है बच्चों, ये है टेबल ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन एमैल्गमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। और मजे की बात यह है कि एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो आपके लिए टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस समझना जरूरी है इन तीनों टर्म्स के बीच में। तो देखिए जरा अमेलगमेशन में क्या होगा, आप जरा इसका अगर मीनिंग पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, 2 और मोर कंपनीज आर वाउंड अप, 2 या 2 से ज्यादा कंपनी को पहले बंद किया जाएगा और उनकी जगह पर एक नई कंपनी आएगी। बच्चों तभी तो ऐसा होता है कि 2 कंपनीज का अस्तित्व खत्म हो जाता है और एक नई कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है। ये क्या है, अमेलगमेशन। बट अब्जॉर्प्शन में क्या है, एन एग्जिस्टिंग कंपनी टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ 1 और मोर एग्जिस्टिंग कंपनीज। ठीक है, एक एग्जिस्टिंग कंपनी किसी दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर करती है, ये क्या है, अब्जॉर्प्शन। एक्सटर्नल में क्या होगा, एक नई कंपनी बनाई जाएगी इस मकसद से कि वो पुरानी कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर करे। बच्चों आपके लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि अब्जॉर्प्शन में और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है। अब्जॉर्प्शन में 2 पुरानी कंपनियां हैं, उसमें से एक कंपनी ने एक कंपनी को खरीद लिया। ठीक है, बट एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में दोनों पुरानी कंपनीज नहीं है, एक न्यू कंपनी है, एक ओल्ड कंपनी है। न्यू कंपनी ने ओल्ड कंपनी को खरीद लिया है। डिफरेंस समझ में आ रहा है। चलिए, मिनिमम नंबर ऑफ कंपनीज इन्वॉल्व, ये हमारा अगला डिफरेंस है। अमेलगमेशन में कम से कम 3 कंपनियां चाहिए, कम से कम 2 पुरानी और एक नई। अब्जॉर्प्शन में कम से कम 2 कंपनियां चाहिए, और ऐसे ही एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में भी कम से कम 2 कंपनीज हमें चाहिए। नंबर ऑफ न्यू रिजल्टेंट कंपनीज, नई कंपनीज कितनी बनेंगी। बच्चों अमेलगमेशन के अंदर जो न्यू कंपनीज होंगी वो एक ही बनेगी, बिकॉज 2 या 2 से ज्यादा कंपनीज मिलकर एक सिंगल एंटिटी बनाएंगे। अब्जॉर्प्शन में मजे की बात यह कोई नई कंपनी होती ही नहीं है, क्योंकि दोनों पुरानी कंपनीज में से एक पुरानी कंपनी किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है, तो एक कंपनी का आइडेंटिटी आज भी जिंदा है और एक कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है। तो ध्यान रखिए अब्जॉर्प्शन में कोई भी नया कंपनी नहीं बनता, बट अगेन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में एक नया कंपनी बनेगा, बिकॉज नई कंपनी को बनाने का मकसद ही क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, कि वो पुरानी कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर करेगा। आगे देखें ऑब्जेक्टिव। एमैल्गमेशन के पीछे बच्चों बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, आपको मैंने समझाया भी था कि बहुत बार हम कंपटीशन अवॉइड करना चाहते हैं, हम कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं, ज्यादा एफिशिएंट लार्ज स्केल पर ऑपरेशंस करना चाहते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमें अचीव करनी है, सिनर्जी के लिए करते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज कंबाइन करना चाहते हैं, ज्यादा बड़ा एक्सपेंशन करना चाहते हैं ऑल ओवर द ग्लोब, तो इसलिए अपन अमेलगमेशन करते हैं। अब्जॉर्प्शन भी बेसिकली सेम रीजंस के लिए किया जाता है। ठीक है, बट बहुत बार अब्जॉर्प्शन आप कह सकते हैं कि बिजनेस को बचाने के लिए भी कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी लग रहा है कि वो डूबने वाली है, तो उसको लगा कि डूबने से बेटर ये है कि अपने बिजनेस को किसी और को सेल कर दिया जाए। ठीक है, वो चला लेगा अच्छे से, तो ये भी एक अब्जॉर्प्शन का रीजन हो सकता है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बेसिकली क्यों करते हैं, खुद के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। लास्ट में यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो वो आपको समझ में आ ही जाएंगे, क्योंकि मैंने काफी सारे एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, प्लस हमने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी एक्सपीरियंस कर लिए हैं। ओके,
तो बच्चों ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट करनी है अपनी कॉपीज के अंदर। मैं आपको सफिशिएंट यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, स्टार्ट कॉपिंग डाउन द टेबल। ठीक है, अभी पहले इतना नोट करो, फिर मैं स्क्रॉल डाउन करके आपको आगे का नोट भी करा दूंगा। फटाफट से करें, कुल मिलाकर आपको 5 मिनट दिए जाएंगे बच्चों, जल्दी से। बच्चों आप पॉइंट्स कॉपी करना तीनों के लिए एक साथ, ठीक है ना, वरना हम स्क्रॉल डाउन नहीं कर पाएंगे। अगर आप फर्स्ट पॉइंट मीनिंग लिख रहे हैं तो वो तीनों के लिए एक साथ लिखें। ऐसा नहीं कि पहले आपने पूरा एमलगमेशन का टेबल कॉपी कराए, फिर एब्जॉर्प्शन का, फिर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का।
Giving you one more minute. Copy down fast. तो बच्चों धीरे धीरे करके हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की ओर बढ़ना शुरू करेंगे, बट उससे पहले ये सब जो थ्योरी पार्ट है वो समझना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप चिंता ना करें कि सर आपने इतना सारा यहाँ पे जो वक्त है वो थ्योरी के अंदर बिता दिया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कब करेंगे, हम तो बोर हो चुके हैं। बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपको जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी हमने यहाँ पे थ्योरी पढ़ी है, आपको प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आप थ्योरी पढ़े बिना आप प्रैक्टिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और आप ध्यान रखें जो चैप्टर है हम लोग AS14 के साथ में कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो AS14 एंड एमैल्गमेशन, इसको अपन मर्ज करके एक सिंगल चैप्टर में कंबाइन करके पढ़ रहे हैं, राइट। चलिए जी बच्चों आगे बढ़ते हैं, हमारे सेकंड पॉइंट पे आते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट था कॉन्सेप्ट ऑफ एमैल्गमेशन, जैसा कि आपने नोट करा था यहाँ पे। आते हैं अब सेकंड पॉइंट पर, दैट इज द टाइप्स ऑफ एमैल्गमेशन। टाइप्स ऑफ एमैल्गमेशन, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बच्चों, तो आपको ये वाला जो डिफरेंस है, एमैल्गमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड एमैल्गमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अब आप देखिए, पहली बात तो ये दो चीजें यहाँ पे क्यों आई, टाइप्स ऑफ एमैल्गमेशन के अंदर हमने इन दोनों का डिस्टिंक्शन क्यों समझना है। क्योंकि बच्चों आप देखिए, हमने ये पढ़ा था कि एमैल्गमेशन में दो एक्टिविटीज कवर होंगी। पहली बात तो वो जहां पे दो कंपनीज मिलकर एक नई कंपनी क्रिएट कर रही हैं, और दूसरी बात ये कि जहां पे एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जहां पे दो कंपनीज मिलकर एक नई कंपनी बना देते हैं, इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, बेसिकली एमैल्गमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, ठीक है। और जहां पे एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है और वो दूसरी कंपनी बंद हो जाती है जिसको आपने खरीद लिया है, दैट इज व्हाट एमैल्गमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। बट AS14 ने हमें प्रैक्टिकली यहाँ पे कुछ रूल्स समझाए हैं। यानी कि आपको ये जो मैंने अभी डिस्टिंक्शन बताया है बहुत ही लेमन लैंग्वेज में है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, बट थोड़ा हम यहाँ पे टेक्निकलिटीज की ओर जाना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि आखिरकार ये एमैल्गमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर क्या है एंड इन द नेचर ऑफ परचेज क्या है। तो बच्चों यहां पे मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट कंडीशंस बताऊंगा। अगर वो पांचों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, अगर पांचों की पांचों कंडीशन पूरी हो जाती हैं, तब तो हम उसे क्लासिफाई करते हैं एमैल्गमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। बट अगर पांच में से कोई सा भी एक कंडीशन, एनी सिंगल कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो पाती है, दैट बिकम्स एमैल्गमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, ठीक है। तो बच्चों अब इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, अगर मर्जर हो या परचेज हो, फर्क क्या पड़ेगा। क्योंकि सर आपने हमको ये बताया था कि एमैल्गमेशन हो या एब्जॉर्प्शन हो, आपको अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ एमैल्गमेशन मान के चलना है। बिल्कुल बच्चों, मैंने यही तो बात कही थी। तभी तब देखिए आप यहाँ पे क्या लिखा है, एमैल्गमेशन मर्जर के नेचर का, एमैल्गमेशन परचेज के नेचर का। यानी मानना तो हमें एमैल्गमेशन ही है, बट जब हम अकाउंटिंग एंट्रीज लिखेंगे तो एंट्रीज में थोड़ा सा डिफरेंस आने वाला है, और वो डिफरेंस क्या होगा हम आगे जाके समझेंगे। बट पहले आप इस बात को क्लैरिफाई करिए अपने माइंड्स में कि एमैल्गमेशन चाहे से दो कंपनीज को मिलकर एक नई कंपनी का हो जाए, या फिर एक कंपनी किसी और को टेक ओवर करे, इसको हम एमैल्गमेशन ही ट्रीट करते हैं। बट एक माना जाएगा मर्जर, एक माना जाएगा परचेज। तो मर्जर कौन सी कंडीशन से माना जाएगा और परचेज कौन सी कंडीशन में माना जाएगा, ये वाली बात हम समझने जा रहे हैं। क्योंकि दोनों के अकाउंटिंग में एक स्लाइट डिफरेंस होगा, और वो डिफरेंस ही हमें समझना जरूरी है, और उसी के रीजन से जो आपके सॉल्यूशंस हैं उसमें एक डिफरेंस क्रिएट होने वाला है। इसीलिए ये वाला टॉपिक जो थ्योरेटिकल है, बट डेफिनेटली ये आपके प्रैक्टिकल्स में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन में ढंग से समझा नहीं और आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि कंडीशन कौन सी है, तो शायद आप अकाउंटिंग में गलती कर बैठेंगे। ओके,
तो चलिए बच्चों पहली कंडीशन समझ लेते हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ अमेलगमेशन। ये हमारा सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का, जरा आप लिख लें एक बार हेडिंग, उसके बाद हम शुरुआत करते हैं इसके डिस्टिंक्शन टेबल का। टाइप्स ऑफ अमेलगमेशन, our main topic number 2 of the chapter of amalgamation of companies, types of amalgamation। लिखें जरा हेडिंग, टाइप्स ऑफ अमेलगमेशन, ठीक है। और अब आ जाइए इस टेबल पे। अभी आपको टेबल में से कुछ भी नोट नहीं करना, केवल समझना है, फिर मैं आपको नोट करने का समय देने वाला हूं। बच्चों सबसे पहला कंडीशन जो है दैट इज रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर तब माना जाएगा जब दोनों कंपनीज के एसेट्स एंड लायबिलिटीज, सारे के सारे एसेट्स और सारी की सारी लायबिलिटीज न्यू कंपनी में ट्रांसफर कर दी जाएं, ठीक है। यानी मर्जर का मतलब क्या है, दो कंपनीज का मिलकर एक कंपनी बन जाना। तो वो जो एक कंपनी बनेगी, उस एक कंपनी में पुरानी दोनों कंपनीज के एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर करे जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? सारे के सारे एसेट और सारी के सारी लायबिलिटीज ट्रांसफर करी जाएंगी। बट अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो हम उसे क्या क्लासिफाई कर देंगे, अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। यानी कि जहां पे कुछ सिलेक्टिव एसेट्स ट्रांसफर होते हैं या सिलेक्टिव लायबिलिटीज ट्रांसफर होती है या ओनली एसेट्स ही ट्रांसफर होते हैं, दैट इज व्हाट अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। यानी अगर मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताना चाहूं तो मर्जर के केस में जो न्यू कंपनी है उसके पास ये ऑप्शन नहीं है कि मुझे ये वाला एसेट खरीदना है या नहीं खरीदना, मुझे ये लायबिलिटी खरीदनी या नहीं खरीदनी। नहीं, अंडरस्टूड है भाई, सारे एसेट ट्रांसफर होंगे, सभी तरह की लायबिलिटीज ट्रांसफर होंगी। बट परचेज के केस में जो खरीदने वाली कंपनी है उसके पास डेफिनेटली ऑप्शन अवेलेबल है कि वो कौन से एसेट टेक ओवर करना चाहती है या फिर वो कौन से लायबिलिटीज टेक ओवर करना चाहती है, राइट। सेकंड, शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। जो कंपनी सेल कर रही है अपने बिजनेस को, उसके शेयर होल्डर्स का क्या होगा। बच्चों मर्जर के केस के अंदर कम से कम पुरानी कंपनी के 90% शेयर होल्डर्स नई कंपनी के शेयर होल्डर्स बनेंगे। कैसे बनेंगे? अगर आपने पुरानी कंपनीज के शेयर होल्डर्स को हमारी नई कंपनी के शेयर्स इशू कर दिए तो ऑब्वियस सी बात है वो नई कंपनी के भी क्या बन जाएंगे, शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। सर फिर क्या होगा पुरानी कंपनीज का? ऑब्वियस सी बात है पुरानी कंपनीज के शेयर्स के बदले ही तो उनको नई कंपनी के शेयर दिए जा रहे हैं। जैसा कि आप समझते हुए चले, यहां पे हमारे पास एक पुरानी कंपनी थी एक्स, हमारे पास एक पुरानी कंपनी थी वाई। तो आप में से कुछ बच्चे एक्स के शेयर होल्डर्स हैं और आप में से कुछ बच्चे वाई के भी शेयर होल्डर्स हैं। अब हमने एक्स और वाई को मर्ज करके एक नया कंपनी बना दिया है जेड। तो अगर जेड कंपनी के शेयर्स एक्स के शेयर होल्डर्स को भी दे दिए जाएं और जेड कंपनी के शेयर्स वाई के शेयर होल्डर्स को भी दिए जाएं, तो क्या पुरानी कंपनीज के शेयर होल्डर्स नई कंपनी के शेयर होल्डर्स नहीं बन गए? बिल्कुल बन गए। यानी कि आपके जो पुराने शेयर्स हैं वो बेकार हो गए, अब उसकी जगह पर आपको नए शेयर्स दिए जा रहे हैं और वो नई कंपनी को बिलोंग करते हैं। तो बच्चों इससे क्या हुआ, आप देखिए कम से कम यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो 90% शेयर होल्डर्स हैं, जो पुरानी कंपनी के कम से कम 90% शेयर होल्डर्स हैं, वो नई कंपनी के शेयर होल्डर्स भी बनेंगे। अब इसका इंपैक्ट क्या है बच्चों? इसका इंपैक्ट ये हुआ कि पुराने ओनर्स जो थे उनसे आपने ओनरशिप को नहीं छीना, उनके पास आज भी ओनरशिप है उनकी कंपनीज की, बट अब वो एक कंपनी नए हाथों में है, वो नए नाम से है, ठीक बात है। बट परचेज के नेचर में क्या होगा, वहां तो एक कंपनी पूरी तरह से अपना बिजनेस किसी और कंपनी को बेच रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उनके शेयर होल्डर्स को अपन पेमेंट करके घर भेज देंगे वापस। हो सकता है कि वो नई कंपनी के अंदर कंटिन्यू ना करना चाहें, तो जरूरी नहीं है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो पुरानी कंपनी के हैं वो नई कंपनी के भी शेयर होल्डर्स बनना चाहेंगे। इट इज नॉट नेसेसरी, बट मर्जर के केस में ये चीज नेसेसरी है, ठीक है। थर्ड कंडीशन आता है बच्चों परचेज कंसिडरेशन का। वैसे मैं डिटेल में इस टॉपिक को लेने वाला हूं परचेज कंसिडरेशन, बट अपन एक बार भी शॉर्ट में समझ लेते हैं इसका मीनिंग क्या है। देखिए ऑब्वियसली बात है एक नई कंपनी बनाई जा रही है जो पुरानी दोनों कंपनीज को खरीद रही है, या फिर एक कंपनी किसी और को टेक ओवर करे, तो कुछ पैसा पे करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आप फ्री में खरीद के जाएंगे। अगर आज आपको कोई भी चीज दुकान से खरीदनी है या मार्केट से खरीदनी है तो आप उसके बदले कुछ पेमेंट तो करते हो ना।
आप किसी दुकान पे कुछ खरीदने के लिए गए, मान लेते हैं आप कुछ अपने घर के लिए राशन खरीदने के लिए गए, तो ऐसा तो नहीं है कि आप मुफ्त में लेकर आ जाएंगे, आपको उसके बदले पैसा देना पड़ेगा। ये जो हम पैसा यहाँ पे दे रहे हैं बिजनेस खरीदने के लिए, इसी को अपन क्या बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, फर्दर डिटेल्स हम एडिशनली एक टॉपिक में डिस्कस करेंगे, आप उसकी चिंता ना करें, बट अभी आप शॉर्ट में केवल ये समझें कि परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट कैसे किया जाएगा। अगर वो मर्जर का नेचर है तो वो स्ट्रिक्टली इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में करा जाएगा, यानी कि जो भी पुरानी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको पेमेंट स्ट्रिक्टली इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में करा जाएगा। रीजन मीन, अगर आपने पेमेंट इक्विटी शेयर्स के अलावा किसी और फॉर्म में कर दिया तो आप समझ सकते हैं कि जो कंडीशन नंबर 2 है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, बिकॉज कंडीशन नंबर 2 में क्या लिखा था, जो पुरानी कंपनीज के शेयर होल्डर्स हैं वो नई कंपनी के शेयर होल्डर्स कंटिन्यू रहेंगे। ऐसा पॉसिबल तब है जब उनको पेमेंट न्यू कंपनी के इक्विटी शेयर्स में किया जाए। बट अगर आपने पेमेंट कैश में कर दिया, इसका मतलब तो क्या है कि आपने उनके शेयर्स का सेटलमेंट करके उनको घर वापस भेज दिया है, खाली हाथ सिर्फ कैश देकर भेज दिया। अब उनके पास में किसी कंपनी की ओनरशिप नहीं है, ना तो पुरानी कंपनी की है और ना ही नई कंपनी की ओनरशिप है। बट मर्जर के केस में क्या होगा, हम पेमेंट करेंगे इक्विटी शेयर्स में, जिससे क्या होगा, उनके पास पुरानी कंपनी की ओनरशिप चले जाने के बाद भी नई कंपनी की ओनरशिप स्टिल अवेलेबल रहेगी। ठीक है, बट इन द नेचर ऑफ परचेज जरूरी नहीं है कि हम पेमेंट इक्विटी शेयर्स में करें, हम इक्विटी शेयर्स में भी कर सकते हैं, हम चाहे तो कैश में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है कि मर्जर के केस में अगर हो सकता है कि हमें कुछ पेमेंट करना पड़ जाए फ्रैक्शनल शेयर्स के लिए, तो फ्रैक्शनल शेयर्स के बदले हम कैश का इशू कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे सर ये फ्रैक्शनल शेयर्स का मतलब क्या हुआ। बच्चों इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि अगर किसी शेयर होल्डर के पास में पुरानी कंपनी के मान लेते हैं 3 शेयर्स हैं और उसके बदले हम हमारी कंपनी के शेयर इशू करना चाहते हैं, मान लेते हैं जो हमारी कंपनी के नए शेयर निकल कर आए एक्सचेंज के रेशियो के अकॉर्डिंग वो 4.33 निकल कर आ गए, तो अब मुझे बताइए 4.33 शेयर्स तो इशू करना पॉसिबल नहीं है, तो ये जो 0.33 का फ्रैक्शन निकल कर आया उसके बदले अपन कैश पेमेंट कर देंगे। अग्रीड। चलिए नेक्स्ट आ रहा है सेम बिजनेस। आपको याद है जो मैंने आपको ये टाटा मोटर्स वाला एग्जाम्पल दिया था, वहां पे मिस्टर रतन टाटा ने ये बताया था कि हम जैगवार एंड लैंड रोवर की आइडेंटिटी को मेंटेन करेंगे, उनके बिजनेस को इंटैक्ट रखेंगे, बस इनको हमने खरीद लिया है। दैट इज वन क्वालिटी ऑफ मर्जर। यानी कि मर्जर के केस के अंदर जो पुरानी कंपनीज के बिजनेस है वो बंद नहीं होते, क्योंकि अगर आपने पुरानी कंपनीज के बिजनेस को बंद कर दिया फिर सिनर्जी कैसे आएगी। ध्यान रहे जो हमने एग्जाम्पल लिया था पीएनबी, यूबीआई एंड ओबीसी, तो यूबीआई एंड ओबीसी की जो ब्रांचेस थी अब वो बन चुकी हैं पीएनबी की ब्रांचेस। बट क्या यूबीआई और ओबीसी का बिजनेस खत्म हो गया? नहीं, यूबीआई एंड ओबीसी पहले भी बैंकिंग बिजनेस में थे, वो आज भी बैंकिंग बिजनेस में ही हैं। बट हुआ क्या, उसमें सिंपल सी बात ये हो गई कि जो पहले कस्टमर्स यूबीआई और ओबीसी के थे आज वो पीएनबी के कस्टमर्स बन चुके हैं। क्लियर? तो यहां पे आप देखिए जो पुरानी कंपनीज का बिजनेस है वो नई कंपनी कैरी फॉरवर्ड करेगी। ओके, द न्यू कंपनी विल कैरी फॉरवर्ड द बिजनेस ऑफ द ओल्ड कंपनी, इट वोंट बी शट डाउन। बट ऑब्वियस सी बात है अगर एमैल्गमेशन परचेज के नेचर का है, टेक ओवर के नेचर का है, तो वहां तो जो पुरानी कंपनी का बिजनेस है वो नई कंपनी अगर चाहे तो कंटिन्यू भी कर सकती है और चाहे तो शट डाउन भी कर सकती है, वो उसकी चॉइस है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट कंडीशन क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आप देखिए हमने पढ़ा था फर्स्ट कंडीशन के अंदर कि अगर इन द नेचर ऑफ मर्जर का अमेलगमेशन है तो न्यू कंपनी को ओल्ड कंपनीज के सारे एसेट एंड सभी तरह की लायबिलिटीज टेक ओवर करनी है। बट टेक ओवर करके जो रिकॉर्डिंग है वो कौन सी वैल्यूज पर करना है, तो सिंपल सी बात है रिकॉर्डिंग आपको करना है बुक वैल्यूज पे, यानी कि जो वैल्यूज उनकी बैलेंस शीट्स में मेंशन थी उसी वैल्यू पर रिकॉर्डिंग करना है। बट परचेज के नेचर में ऐसा जरूरी नहीं है, जो भी मार्केट वैल्यूज है आप उस पर रिकॉर्डिंग करेंगे। यानी कि अगर लैंड बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है बट उनकी बैलेंस शीट में 20 लाख लिखा हुआ है तो आपको रिकॉर्डिंग किस पे करना है, 1 करोड़ पे करना है, बुक वैल्यू पे करना जरूरी नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कि मर्जर के अंदर हमारे पास ये 5 डिफरेंट कंडीशंस हैं और जब ये पांचों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो जाएंगी तभी कहा जाएगा एमैल्गमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। बट अगर पांचों में से कोई सी भी एक कंडीशन रुक जाती है, सेटिस्फाई नहीं हो पाती है, तो हम उसे क्या बोलेंगे,
इट इज इन द नेचर ऑफ परचेज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑल्दो जो हमने ये लास्ट पॉइंट पढ़ा है रिकॉर्डिंग ऑफ असेट लायबिलिटी का, यहां पे भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? मान लेते हैं कंपनी ए है और कंपनी बी है। अब कंपनी ए बी को मिलाकर कंपनी सी बनाया जा रहा है। कंपनी ए वॉज फॉलोइंग एसएलएम मेथड, कंपनी बी वॉज फॉलोइंग डब्ल्यूडीवी मेथड। तो ऑब्वियसली बात है, जब इनके एसेट्स मर्ज होकर नई कंपनी में जाएंगे तो इनकी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो डिफरेंट है। तो हमें अकाउंटिंग पॉलिसीज को एक बराबर करना पड़ेगा, या तो दोनों कंपनीज में एसएलएम करना पड़ेगा या दोनों कंपनी में डब्ल्यूडीवी करना पड़ेगा, तभी न्यू कंपनी वो एक सिंगल पॉलिसी फॉलो कर पाएगी। तो अगर आप यूनिफॉर्मिलिटी के लिए, अगर आप दोनों कंपनीज की पॉलिसीज में यूनिफॉर्मिटी के लिए अगर आप कुछ वैल्यूज का एडजस्टमेंट करते हैं तो वो करना पॉसिबल है, दैट कैन बी डन। बट ऑल टुगेदर आप मार्केट वैल्यूज को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। किस केस में? मर्जर के केस में। तो बच्चों ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? जहां पे पांचों कंडीशन पूरी हो जाएंगी दैट इज इन द नेचर ऑफ मर्जर। जहां पे पांच में से कोई से भी एक कंडीशन नहीं पूरी हो पाएगी दैट इज इन द नेचर ऑफ परचेज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस। तो फिर आपको ये डिफरेंसेस अब लिखना शुरू करने हैं। एक अभी आखिरी डिफरेंस और है, बट वो डिफरेंस हमारी कंडीशन का नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको अभी छोड़ दिया है। जो यहाँ पे पॉइंट नंबर एफ है इसको मैंने छोड़ा हुआ है। पहले आप पॉइंट नंबर ए से लेकर ई तक नोट करेंगे, फिर मैं आपको एफ के बारे में समझाऊंगा कि एफ में क्या लिखा हुआ है। यानी हमारे लिए जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये 5 कंडीशंस हैं। ठीक है ना? नोट करना है फटाफट से।
स्टूडेंट्स कॉपी कर लिया है सबने? These are the 5 major conditions that are the criteria to classify an amalgamation into the nature of merger or into the nature of purchase. Okay, 5 very major conditions. पांचों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होने पर एमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर माना जाता है। एक भी कंडीशन पूरी ना होने पर एमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज माना जाता है। ठीक है ना, बात क्लियर है? चलिए बच्चों, पॉइंट नंबर एफ देखिए, मेथड ऑफ अकाउंटिंग। आपको मैं समझा रहा था कि एमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर या फिर अगर इन द नेचर ऑफ परचेज होगा तो एंट्रीज करते समय या अकाउंटिंग करते समय एक स्लाइट डिफरेंस आने वाला है। वो स्लाइट डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि इन द नेचर ऑफ मर्जर का एमालगमेशन होगा तो आपको यहां पे अप्लाई करना है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, ठीक है, ये आपको अप्लाई करना है इफ द एमालगमेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर। ठीक है, ये बेसिकली हमारा अकाउंटिंग का मेथड है, अकाउंटिंग का तरीका है। मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूं कि ये पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में एंट्रीज कैसे बनाई जाएगी। साथ में हम इसका कंपैरिजन भी करेंगे इफ द एमालगमेशन इज इन द नेचर ऑफ परचेज। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको ये वाला मेथड फॉलो नहीं करना, जो आपको फॉलो करना है उसको अपन क्या बोलेंगे? परचेज मेथड। ठीक है, तो ये कंडीशन नहीं है, ये बेसिकली दोनों के बीच में एक डिस्टिंक्शन है, अकाउंटिंग वाइज डिस्टिंक्शन है, अकाउंटिंग वाइज एक डिफरेंस क्रिएट हुआ है दैट इफ योर अमेलगमेशन follows the nature of merger, then you have to adopt a pooling of interest method. Whereas if it follows the accounting treatment of the purchase method, it means that the amalgamation was in the nature of purchase. ठीक है, तो ये आखिरी पॉइंट है, इसको भी आप नोट कर लें इस टेबल के साथ साथ में। मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर बोथ दी सिचुएशंस। जल्दी से करें नोट। इज इट डन? ओके देन, अब हम थोड़ा यहाँ पे स्ट्रेस देने वाले हैं हमारे थर्ड कंडीशन पे, दैट इज द कंडीशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो आपको मैंने कहा था कि इसके बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर इज रिगार्डिंग द परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, आइए समझे इसके बारे में जरा हम, व्हाट इज मेंट बाय द टॉपिक परचेज कंसिडरेशन। सो टॉपिक नंबर 3, परचेज कंसिडरेशन। बच्चों बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसका मीनिंग ये हुआ कि जो हम पेमेंट करेंगे बिजनेस को अक्वायर करने के लिए, बिजनेस को खरीदने के लिए, जो ट्रांसफरर कंपनी पेमेंट करेगा, क्या मैंने ठीक कहा? ट्रांसफरर कंपनी पेमेंट रिसीव करेगा या पेमेंट करेगा? क्योंकि बच्चों अक्सर ये गलती आप एग्जाम में करेंगे, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मिस्टेक हो जाती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ट्रांसफरर कंपनी क्या है, ट्रांसफरी कंपनी क्या है। ध्यान रखें, ट्रांसफरी कंपनी आपकी न्यू कंपनी है और ट्रांसफरर कंपनी आपकी जो कंपनी बिक रही है वो है। तो यहां पे आप ध्यान रखें, पेमेंट इज मेड बाय ट्रांसफरी कंपनी टू whom द ट्रांसफरर कंपनी। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ट्रांसफरी कंपनी इज द न्यू कंपनी दैट इज बीइंग फॉर्म्ड।
whereas transferor company is the old company or the vendor company that is being sold. So payment is received by whom? Transferor company. From whom? The transferee company. अच्छा, वैसे पेमेंट किसको मिलेगा मुझे बताइए? कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, फिर कंपनी में पेमेंट किसको मिलता है? ऑब्वियस सी बात है, शेयर होल्डर्स को मिलता है, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स हैं वो उस कंपनी के ओनर्स हैं। तो जब कंपनी सेल करेंगे, बेसिकली कंपनी सेल नहीं करते, आप बेसिकली अपना बिजनेस सेल कर रहे हैं। और सेल करने का मतलब ये है कि और सेलिंग द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो एसेट एंड लायबिलिटी सेल करके हम कुछ पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, एंड दैट पेमेंट इज रिसीव्ड बाय होम? द शेयर होल्डर्स। सो परचेज कंसिडरेशन इज सिंपली व्हाट? It is the aggregate of shares and other securities issued and the payment made in the form of cash or other assets by whom? By transferee company to the shareholders of transferor company. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि ये डेफिनेशन भी हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय काम आने वाली है। ध्यान रखें, जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत सारी अदर इंफॉर्मेशन गिवन होंगी कि न्यू कंपनी ने पुरानी कंपनी के डिबेंचर्स का पेमेंट कर दिया, न्यू कंपनी ने पुरानी कंपनी के कुछ लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस थे उनका पेमेंट कर दिया, न्यू कंपनी ने पुरानी कंपनी की कुछ लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया, और ये भी जिम्मेदारी उठाई कि वो आने वाली लायबिलिटीज का पेमेंट भी करने वाला है जो अभी तक पुरानी कंपनी ने पे नहीं करी है। बच्चों, ये सब बातें आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको भटकाने के लिए है। ध्यान रखें, जब भी आप निकालेंगे परचेज कंसिडरेशन, you will not consider any kind of other payment except what is being made to the shareholders, nothing else. अगर आपने कोई पेमेंट शेयर होल्डर्स को किया है तो AS14 कहता है कि उस पेमेंट को आप कंसिडर करेंगे टू फाइंड आउट व्हाट द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। सो परचेज कंसिडरेशन मींस व्हाट? ढंग से पढ़े फिर से, एग्रीगेट यानी कि टोटल ऑफ द शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज, यानी पेमेंट शेयर्स के अलावा किसी और सिक्योरिटी में भी हो सकता है, कहने का मतलब डिबेंचर्स के फॉर्म में भी हो सकता है। बट आपको मालूम है कि अगर अमेलगमेशन मर्जर के नेचर का है तो पेमेंट असेंशियली किस फॉर्म में होना चाहिए? शेयर्स के फॉर्म में। बट अगर परचेज के नेचर का है तो शेयर्स के अलावा डिबेंचर्स में भी हो सकता है, इनफैक्ट कैश में भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? एग्रीगेट ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज इशूड एंड द पेमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ कैश और अदर एसेट्स, यानी पेमेंट कैश में भी हो सकता है या किसी और एसेट के फॉर्म में भी हो सकता है। मान लीजिए आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्लांट एंड मशीनरी दे दिया, ठीक है, बाय द ट्रांसफरी कंपनी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। तो ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेगा। व्हाट इज मेंट बाय शेयर होल्डर्स? सर इसका मतलब क्या यहाँ पे इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों आएंगे? जी हाँ बच्चों, यहाँ पे दोनों शेयर होल्डर्स आएंगे, चाहे से वो इक्विटी शेयर होल्डर्स हो चाहे से वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो, दोनों ही यहाँ पे कंसिडर करे जाएंगे परचेज कंसिडरेशन निकालने के पर्पज से। यानी कि जब आप पीसी की कैलकुलेशन करेंगे तो उस वक्त आपको केवल और केवल क्या लेना है? वो पेमेंट जो न्यू कंपनी ने पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर्स को करा है, चाहे से वो इक्विटी शेयर होल्डर्स हो या फिर वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो। एंड अगर पेमेंट किसी और को किया गया है, it does not include the sum which the transferee company will directly pay to the debenture holders or creditors of the transferor company। यानी कि जो पेमेंट ट्रांसफरी कंपनी यानी कि न्यू कंपनी पुरानी कंपनी के अदर लाइबिलिटीज के लिए करेगा, उसको अपन कंसिडर नहीं करते। वी ओनली टेक इनटू अकाउंट द पेमेंट मेड टू द शेयर होल्डर्स, नथिंग एल्स। इज दैट क्लियर? तो बच्चों, आपको ये डेफिनेशन नोट करना है परचेज कंसिडरेशन का। उसके बाद हम ये भी समझेंगे कि इसको कौन कौन से मेथड से निकाला जाता है। ठीक है, ये हमारा मेन टास्क होगा। परचेज कंसिडरेशन आप ये कह सकते हैं कि ये आपके चैप्टर का पहला प्रैक्टिकल टॉपिक है, यानी कि अगली क्लास में वी आर प्रिपेयर्ड टू स्टार्ट विद द क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है ना, हम क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, और पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चन उठाएंगे जहां पे हम कैलकुलेशन करने वाले हैं परचेज कंसिडरेशन का। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे अकाउंटिंग के क्वेश्चंस पे आएंगे, बैलेंस शीट बनाने वाले क्वेश्चंस पर भी आएंगे, लेजर अकाउंट्स वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो काफी सारी वैरायटी यहाँ पे इन्वॉल्व है क्योंकि चैप्टर बहुत ही बड़ा है। ठीक है, तो लिखे जरा इस डेफिनेशन को, डेफिनेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन।
आइए आगे बढ़ा जाए। तो बच्चों पीसी का जो मीनिंग आपने समझ लिया है। अब सवाल ये उठता है सर ये पीसी कैसे निकाला जाएगा, हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन। बच्चों वैसे तो इसको निकालने के लिए पॉपुलर मेथड्स हैं दो, और इन्हीं दो मेथड्स के ऊपर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे से वो शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो। एंड दीज टू मेथड्स आर द नेट एसेट मेथड एंड द नेट पेमेंट मेथड। ठीक है, सो नेट पेमेंट मेथड एनपीएम एंड सेकंड इज एनएएम, दैट इज द नेट एसेट मेथड। बट वी हैव 4 डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पीसी। ठीक है, तो यहाँ पे आप चारों मेथड्स एक बार देखेंगे, बट जो हमारा मेजर डिस्कशन रहेगा वो एनपीएम और एनएएम का ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए परचेज कंसिडरेशन कैन बी कंप्यूटेड इन द फॉलोइंग मेथड्स। द फर्स्ट इज लंप सम मेथड। बच्चों बहुत आसान है और वैसे आपको एग्जाम में इसके ऊपर कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आएगा। लंप सम मेथड का मतलब क्या हुआ, आपने किसी के बिजनेस को परचेज करा और उसके बदले एक लमसम प्राइस कोट कर दिया। मान लेते हैं कि आप बाजार में गए, आपने बाजार में काफी सारे आइटम्स खरीदे और दुकानदार ने आपको ये बोला कि इन सभी आइटम्स के बदले मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। तो 5 लाख क्या है, लमसम अमाउंट है जो आपको पे करना है उन सभी आइटम्स को परचेज करने के लिए। So under this method, the transferee company agrees to pay a lump sum or fixed amount to the shareholders of transferor company. तो ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर्स को अगर आपने एक फिक्स्ड अमाउंट पे कर दिया, एक लमसम वैल्यू पे कर दिया, दैट इज द लमसम मेथड। यानी कि यहां पे हमें ये नहीं पता कि इंडिविजुअली कौन कौन सी वैल्यूज के ऊपर टेक ओवर करा गया है, बस हमने विजिट करा, साइट देखा, देखे कौन कौन से एसेट्स हैं और हमने एक अमाउंट कोट कर दिया कि हम तो इतना देना चाहते हैं। आपकी इच्छा हो तो आप बेच दो अपने आप को, अपने बिजनेस को, अगर नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपने एक ऐसा ऑफर प्राइस दिया जो क्यूमुलेटिवली सारे असेट्स को कंबाइन करके प्राइस निकाला गया है। राइट, दिस इज द लंप सम मेथड। सेकंड क्या है, नेट पेमेंट मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है बच्चों। अंडर दिस मेथड द ट्रांसफरी कंपनी मेक्स इंडिविजुअल पेमेंट। देखिए इंडिविजुअल पेमेंट करा जा रहा है किसको, इक्विटी शेयर होल्डर्स को एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, या तो कैश के फॉर्म में या फिर शेयर्स के फॉर्म में या फिर डिबेंचर्स के फॉर्म में। बट अगर इन द नेचर ऑफ मर्जर है तो पेमेंट किस में करा जाएगा, ओनली शेयर्स के फॉर्म में करा जाएगा, सिवाय फ्रैक्शन शेयर्स के लिए जो अपन कैश के अंदर सेटल कर सकते हैं। नेट एसेट मेथड। नेट एसेट एक ऐसा टर्म है जो आपने पहले भी सुना होगा, इट इज सिंपली एसेट माइनस लायबिलिटीज। तो एसेट माइनस लायबिलिटी का जो डिफरेंस है उसी को अपन क्या बोलते हैं, नेट एसेट वैल्यू। तो नेट एसेट वैल्यू के अकॉर्डिंग जो पेमेंट किया जाएगा दैट इज द नेट एसेट मेथड। So under this method, the PC is arrived based on the value of assets less the value of outside liabilities taken over by the transferee company. Important word क्या है, taken over। जो भी नई कंपनी ने, ट्रांसफरी कंपनी ने पुरानी कंपनी के जितने भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को टेक ओवर करा, उनका जो डिफरेंस है उसी को अपन क्या बोलेंगे, परचेज कंसिडरेशन। As per AS 14, the value of asset and liability shall be at the value as agreed. Again a very important point. जब हम एसेट और लायबिलिटी की वैल्यूज का डिफरेंस निकालेंगे तो कौन सी वैल्यू उठाएंगे, तो यहाँ पे उठानी पड़ेंगी एग्रीड वैल्यूज। व्हाट इज द एग्रीड वैल्यू, वो वैल्यू जो दोनों पार्टीज के बीच में डिसाइड हुई है, जो नेगोशिएट होने के बाद में फाइनल डिसीजन आया। ठीक है, सामने वाली कंपनी का कहना है कि मुझे यह सिर्फ 5 लाख के अंदर बेचना है, हमारा कहना है कि हम 4 लाख के अंदर खरीदना चाहते हैं। डिसीजन फाइनली ये हुआ कि 4,50,000 रुपए एसेट बिक जाएगा। तो 4,50,000 क्या है, एग्रीड वैल्यू। तो अगर आपको एग्रीड वैल्यू गिवन नहीं हो तो फिर आपको वो वैल्यू बुक वैल्यू के बराबर मान लेनी है। ठीक है, ये है हमारा नेट एसेट मेथड। और चौथा है इंट्रिंसिक वैल्यू और शेयर एक्सचेंज मेथड। बच्चों ये भी एक ऐसा मेथड है जिसके ऊपर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। यानी पहले वाले मेथड के ऊपर तो ऐसा क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, बट मेथड नंबर 2, 3 एंड 4 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसके पीछे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। बट अगेन मैं आपको ये बात बता दूं कि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो मेथड नंबर 2 और 3 को लेकर है। तो दीज आर दी मोस्ट पॉपुलर मेथड्स, बट हमें यहाँ पे प्रैक्टिस जो है वो 2, 3 एंड 4 तीनों के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, अंडर दिस मेथड द परचेज कंसिडरेशन इज कैलकुलेटेड द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर्स, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ द ट्रांसफरर और द ट्रांसफरी कंपनी, द रेशियो ऑफ शेयर्स टू बी इशूड इज कंप्यूटेड एंड मल्टीप्लाइड विद द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो बच्चों ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू इज द इंटरनल वैल्यू ऑफ द शेयर। आपके कंपनी के पास जो एसेट्स हैं और जो आपकी कंपनी की लायबिलिटीज हैं उनकी मार्केट वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपने एक शेयर की वैल्यू निकाल दी कि हमारा एक शेयर इतनी वैल्यू का है।
फॉर एग्जाम्पल आपके सभी तरह के एसेट्स की वैल्यू 50 लाख है और आपके सभी तरह की लाइबिलिटीज की वैल्यू 20 लाख है, तो 50 माइनस 20 कितना हो गया? 30 लाख। यानी 30 लाख आपके बिजनेस की वर्थ है। ठीक है, इस 30 लाख की वर्थ को मैंने नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया। हमारी कंपनी के पास में 3 लाख शेयर्स हैं, सो 30 लाख अपॉन 3 लाख व्हाट वी गेट इज ₹10। तो ₹10 क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू है। ऑल दो डिटेल्स अपन बाद में समझेंगे इसकी, अभी आपको मैंने बहुत एक शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दिया है कि व्हाट इज मेंट बाय इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू इज बेसिकली द बुक वैल्यू, नेट असेट वैल्यू ऑफ योर शेयर। पर शेयर की जो वैल्यू है हमारे नेट असेट्स के अकॉर्डिंग, उसी को अपन क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, राइट। तो ये 4 मेथड्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग पीसी का कंप्यूटेशन कर सकते हैं। जरा आप नोट कर लें इसको, और फिर इसी के साथ हम आज की क्लास को खत्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी समझेंगे अपन कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, राइट। कॉपी कर ले फटाफट से। आज की क्लास के अंदर हमने काफी सारी बातें लिखी हैं, बट बिलीव मी, ये जो भी हमने चीजें लिखी हैं वो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। थ्योरी लिखे बिना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करना पॉसिबल नहीं होता है। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे थ्योरी कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, कुछ ऐसे भी होंगे जहाँ पे काफ़ी कम होगा, बट डेफिनेटली आप अगर कोई भी चीज़ मुझसे पढ़ेंगे, कोई सा भी टॉपिक पढ़ेंगे, तो मैं डेफिनेटली उसके बारे में कुछ ना कुछ थ्योरी ज़रूर से लिखवाऊंगा ही लिखवाऊंगा, जिससे आपको थोड़ा एक साउंड एक साउंड नॉलेज मिले आपको हर चीज़ के बारे में। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल पर जंप करके चीज़ों रटना शुरू कर दिया, नहीं, हमें प्रैक्टिकलिटी समझ में आनी चाहिए। एंड मोर ओवर ये टॉपिक तो आपके सीए फाइनल में भी आने वाला है, तो अगर आप अभी इसको हल्के से पढ़ेंगे तो फिर आगे जाके और एडवांस लेवल पे कैसे पढ़ पाएंगे? ठीक है, तो बेसिक जो है, फंडामेंटल्स में स्ट्रांग होना जरूरी है। जल्दी से नोट कर लें।